नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए पहले 10 दिन, जो मार्च के पहले 10 दिन हुए हैं, उसमें जो भी करंट अफेयर बना है उसको मैं लेकर आ गया हूं। एक वीडियो आपको पहले प्रोवाइड करा दी गई है। अब ये वीडियो जो दूसरी है, जिसमें सारे बचे हुए पार्ट जो नहीं उस वीडियो में कवर कराए थे उसको यहां पर कवर कर रहे हैं। अगर इन टॉपिक से जो भी करंट अफेयर बनेगा वो 100% मार्च के पहले वीक से आएगा, तो इसी वीडियो से आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर मैंने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहां पर कवर किया है। कौन कौन से टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वीडियो में, तो नेशनल करंट अफेयर हो गया, डिफेंस संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं उनको, स्टेट संबंधित क्वेश्चंस हो गए, रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है उनकी यहां पर हम डिस्कशन करेंगे। साथ साथ टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित जो क्वेश्चंस बने हैं उनकी यहां पर डिस्कशन होगी, और बुक संबंधित क्वेश्चंस भी यहां पर मैंने डाले हैं। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगी ये मार्च के पहले वीक से। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके जरूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात होगी नेशनल करंट अफेयर से। यहां पर डिटेल में हम क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलेंगे। तो नेशनल करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है, WHO से एक क्वेश्चन आया है, जो कि WHO ग्लोबल सेंटर, हमारी भारत सरकार, मोदी जी उसे चेयर कर रहे हैं। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन्होंने जामनगर में खोलने की इजाजत दे दी है। मतलब WHO संबंधित ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए ग्लोबल सेंटर जामनगर में खोला जाएगा। नरेंद्र मोदी जी की जो अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट है उसने परमिशन दी है। आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा कि जो भारत सरकार है, रिसेंटली में ग्लोबल सेंटर WHO का ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए कहां पर खोला जाएगा, तो आंसर यहां पर हो जाएगा जामनगर, गुजरात। ठीक है, लिंक कर आप याद भी कर सकते हैं। मोदी जी का मतलब बचपन या फिर कह लीजिए घर भी गुजरात है, इसलिए उससे आप लिंक करके इसे पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बात करें। तो यहां पर बात हुई है WHO की। WHO पूरे कोरोना के समय पर बहुत ज्यादा चर्चित रहा, इसलिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको फॉर्म किया गया था 1948 में, 7 अप्रैल 1948 में। इसके जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस अधनोम, जो कि इथोपिया से बिलोंग करते हैं। मतलब इनकी जो कंट्री है, होम कंट्री है, वो इथोपिया है। बात की जाए इसके हेडक्वार्टर की, WHO के हेडक्वार्टर की, तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इंडिया की लार्जेस्ट रिसाइकलिंग स्टैचू लॉर्ड बुद्धा जी का, जो लेटे हुए, आपने एक बार बुद्धा जी यहां पर आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं फिगर में। ये देखिए, ये जो लेटे हुए बुद्धा जी की जो मतलब स्टैचू है उसको रीबिल्ड किया जा रहा है। मतलब कुछ भी अगर उसमें टूटा फाटी हो गई है तो उसको सही किया जा रहा है। इस काम को 2019 से लगातार किया जा रहा है, और दोबारा से इसको, ये न्यूज में रहा इसलिए इसके बारे में यहां पर चर्चा हो रही है। इसको बोध गया, बिहार में इसको रिसाइकिल किया जा रहा है। ठीक है, यहां पर बात की जाए तो ये 100 फीट का लंबा, मतलब माफ कीजिएगा, 100 फीट की ये लंबी स्टैचू है, और साथ साथ 30 फीट की हाइट है इसकी। पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, रिसाइकलिंग इसका किया जा रहा है कहां पर? बोध गया, बिहार में। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, झरोखा नाम का एक कैंपेन चलाया जा रहा है। अब ये झरोखा है क्या, मैं आपको बता दूं। एक मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, जो कि पीयूष गोयल जी इस समय पर संभाल रहे हैं। इनसे पहले स्मृति ईरानी जी के पास था, अब पीयूष गोयल जी के पास ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है। इसमें ज़रोखा जो कैंपेन है, जो एक प्रोग्राम है जिसमें जो हैंडीक्राफ्ट है और जो हैंडलूम आर्ट है और कल्चर, इसको प्रमोट करने की कोशिश इसके माध्यम से की जा रही है। याद रखिएगा, इसको कहां ऑर्गेनाइज कराया गया, तो मध्य प्रदेश का एक स्टेशन है कमलापति, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। यहां पर इसको इंटरनेशनल वुमेन डे के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया, हमारे जो मिनिस्टर है टेक्सटाइल के, उनके द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज जी की एक स्टैचू को अनवील किया है। कहां पर किया है, यह क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। पुणे, महाराष्ट्र के पुणे में इसको
इस स्टैचू को अनवील किया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसका टोटल वजन वगैरह तो नहीं इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये याद रखना है कहां पर अनवील किया गया और किसके द्वारा अनवील किया गया। आपके लिए आंसर में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी होंगे, लेकिन उनके आंसर पर आपको नहीं जाना है। नरेंद्र मोदी जी ने इस काम को किया है। कहां पर? पुणे महाराष्ट्र में किया है। महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज जी की स्टैचू को अनवील। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, पेटीएम ने IRCTC के साथ मर्जअप किया है, मतलब कोलैबोरेट किया है, जिससे कि वो क्या कर सके, वो डिजिटल टिकटिंग सर्विस को प्रोवाइड करा सके। मतलब डिजिटल टिकटिंग सर्विस को वो QR कोड का यूज करके भी प्रोवाइड कराई जा सके। वैसे IRCTC बहुत अच्छा काम कर रहा है डिजिटली रेलवे के लिए, लेकिन पेटीएम के साथ जुड़ते ही कहा जा रहा है कि बहुत बढ़िया जो सिस्टम है, टिकट का सिस्टम है, वो बेहतर कर दिया जाएगा और पेटीएम QR कोड को स्कैन करके भी आप टिकट वगैरह रेलवे की ले सकते हैं। पेटीएम के जुड़ने के बाद ऐसा हुआ है। तो पेटीएम ने IRCTC के साथ पार्टनरशिप की, जिससे कि डिजिटल टिकट सर्विस को और बेहतर किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो इस समय पर रेलवे से काफी ज्यादा न्यूज बनी है। दूसरी न्यूज क्या है? जो 2000 किलोमीटर की रेलवे ट्रैक को कैसा बनाया जाएगा? कवच संबंधित बनाया जाएगा। कवच संबंधित क्या मतलब, मैं बताना चाहता हूं कि मान लीजिए एक ट्रेन इधर से आती है और सेम ही पटरी में इधर से आ रही है, दोनों तरफ से ट्रेन आ रही है। इन ट्रेन्स को पहले ही इंडिकेशन, ऑटोमेटिक इंडिकेशन मिल जाएगा कि भाई एक ही ट्रैक में 2 ट्रेन चल रही हैं, ऐसा करिए, रुक जाइए। मतलब ये करीब करीब 300 मीटर के आसपास ये ऑटोमेटिकली रुक जाएंगी, ड्राइवर रोके या ना रोके। ये कवच के अंतर्गत रेलवे ट्रैक को बनाया जा रहा है। मतलब रेलवे ट्रैक में क्या किया जाएगा, देखिए ट्रेन्स में तो कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया गया, साथ साथ जिस ट्रैक में चलेंगी वहां पर भी ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया जाएगा। मतलब स्पेशल काम किया जाएगा। रेलवे सरकार, जो हमारी रेलवे है, मतलब वहां रेलवे के मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि 2022 से 23 तक हम टोटल 2000 किलोमीटर, भारत में जो पूरी रेलवे का जो स्ट्रक्चर है 7000 किलोमीटर की पूरी स्ट्रक्चर है, उसमें 2000 किलोमीटर का जो कवरेज है रेलवे कवच के माध्यम से कर देगा। मतलब वहां पर ट्रेन कभी भी आपस में इस तरीके से टकराएंगी नहीं। ठीक, और इसका जो ट्रायल था वो हमारे जो इस समय पर रेलवे मिनिस्टर है अश्वनी वैष्णव जी, और साथ साथ जो इस समय पर हमारे चीफ है, रेलवे के चेयरमैन है, CEO है, उनके द्वारा लिया गया है। मतलब एक ट्रेन में रेलवे मिनिस्टर थे, एक ट्रेन में हमारे जो इस समय पर CEO हैं, उनके द्वारा इसको टेस्ट किया गया और सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। और ये जो पूरा सिस्टम है, इसको डेवलप कौन कर रहा है? तो मैं आपको बता दूं, इसको डेवलप किया जा रहा है RDSO के द्वारा। मैं एक बार आपको दिखाता हूं। यहाँ पे इसको डिजाइन करा जा रहा है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। 2022 से 2023 के अंतर्गत 2000 किलोमीटर की जो रेलवेज है उसको कवच के अंतर्गत बना दिया जाएगा। ये अनाउंसमेंट है रेलवे मिनिस्टर का। आपको बता दूं, जो टेस्ट हुआ था, पहली बार जो काम होता है वो इंपॉर्टेंट होता है ना। जो ये टेस्ट हुआ था, जिसमें एक तरफ थे हमारे श्री अश्वनी वैष्णव जी और एक ट्रेन में बैठे हुए थे VK त्रिपाठी जी। ये दोनों जो जहां पर बैठे हुए थे, मतलब किस जोन के अंतर्गत आता है? तो साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत इस टेस्ट को किया गया था। आपको बता दूं, साउथ सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो सिकंदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। पूछा जा सकता है आपसे। और RDSO के द्वारा कवच का जो पूरा सिस्टम है, इसको डेवलप किया जा रहा है। यहां पर बात की जाए, जो हमारे रेलवे के इस समय पर चेयरमैन या फिर CEO, दोनों पद एक ही आदमी के पास है। VK त्रिपाठी इनका नाम है। श्री अश्वनी वैष्णव जी इस समय पर रेलवे मिनिस्टर हैं और साथ साथ ये कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री भी संभाल कर रखे हुए हैं। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब अगले क्वेश्चन जो भी हैं वो आएंगे डिफेंस से रिलेटेड। जो भी डिफेंस में करंट अफेयर बना है उनकी यहां पर हम चर्चाएं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इंडिया और श्रीलंका ने बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज की है जिसका नाम है स्लिनेक्स। पूछा जाता है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन बने हैं।
तो जो स्लिनेक्स है ये भारत और श्रीलंका की जो नेवल एक्सरसाइज है, नेवी है, उसके द्वारा इसको किया जाता है। चलिए ठीक है, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज कहां कराया गया? तो इसको 7 मार्च से लेकर 10 मार्च तक विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की एक सिटी है, वहां पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, विशाखापट्टनम में स्लिनेक्स जो इंडिया और श्रीलंका की नेवी के बीच में एक्सरसाइज होती है, 9वां संस्करण है, इसको विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज कराया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो अगला क्वेश्चन है जो कि आगरा में यूएस की और इंडिया की मीटिंग हुई, मिलिट्री कॉरपोरेशन कह सकते हैं, इंडिया और यूएस की मिलिट्री कॉरपोरेशन ग्रुप की मीटिंग हुई। कहां पर? आगरा, उत्तर प्रदेश में। यहां पर ये 19वें नंबर की है। यहां पर जो यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है उसके ऊपर चर्चाएं मेन फोकस में की गई। लेकिन भारत, तो आपको पता होगा, भारत का जो स्टैंड दिख रहा है वो सिंपल सी रशिया की तरफ ज्यादा झुकाव है भारत का, और होना भी चाहिए, कोई इसमें बड़ी वो नहीं है, आश्चर्य वाली बातें नहीं है, क्योंकि रशिया भी बहुत टाइम पर भारत का साथ दे चुका है। और सेम चीज यहां पर यूक्रेन की तरफ यूएस और बड़े बड़े देश जो यूरोपियन यूनियन से जुड़े हुए हैं और जो नाटो से जुड़े हुए हैं वो यूक्रेन की तरफ झुके हुए हैं। तो इसमें इस पूरी जो मीटिंग हुई है इसका कोई रिजल्ट तो फाइनली निकलेगा नहीं, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं सपोर्ट तो करने वाला है नहीं। लेकिन इस मीटिंग को, जो कि यूएस और इंडिया की 19वें नंबर की मीटिंग थी, ये मिलिट्री कॉरपोरेशन ग्रुप की मीटिंग है जो कि आगरा, उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज कराई गई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। राजनाथ सिंह जो भारत के इस समय पर रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इस बैठक में अपनी भागीदारी निभाई है, मतलब इसको भाग लिया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स ने एक वायु शक्ति एक्सरसाइज पोखरन रेंज राजस्थान में ऑर्गेनाइज कराई है। इसके चीफ गेस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री इसमें चीफ गेस्ट के रूप में पार्टिसिपेट किए हैं। इसकी वजह से ये चर्चाओं में आ गई। और एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने एक एक्सरसाइज की है वायु शक्ति, कहां पर की है? तो आपको याद होना चाहिए, राजस्थान के पोखरन में इसको करा गया है। ठीक है, यहां पर बात हुई है इंडियन एयरफोर्स की। तो इंडियन एयरफोर्स को डेवलप किया गया था 8 अक्टूबर 1932 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और वी.आर. चौधरी, विवेक राम चौधरी जी इस समय पर चीफ एयर मार्शल है, मतलब चीफ एयर स्टाफ है। यहां पर बात की जाए तो ये जो विवेक राम चौधरी जी हैं, ये 27वें नंबर के इस समय पर इंडियन एयरफोर्स को लीड कर रहे हैं, मतलब इनसे पहले 26 पर्सन्स या इस पद पर काम कर चुके हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन जितने भी होंगे वो स्टेट संबंधित करंट अफेयर के होंगे। जो भी स्टेट में करंट अफेयर बना है उसको हम यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया गया, मतलब भारत में लार्जेस्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, तमिलनाडु में इंडिया की लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर को इनॉग्रेट किया है। और इसको किसके द्वारा, मतलब इसको कौन इस्टेब्लिश कर रहा है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा साउथर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तमिलनाडु में किया जा रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। एम.के. स्टालिन जी ने इसको इनॉग्रेट किया है। एम.के. स्टालिन जी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। यहाँ के गवर्नर की बात की जाए तो आर.एन. रवि जी हैं और तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो चेन्नई है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा गवर्नमेंट ने मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम को लॉन्च किया है, जिसमें महिलाओं को बिजनेस की तरफ आकर्षित करने के लिए सस्ते दामों पर लोन प्रोवाइड इस स्कीम के अंतर्गत किया जाएगा। मैं आपको बताता हूं कि देखिए 5 लाख जिस घर की इनकम 5 लाख से कम है उनकी महिलाओं को बिजनेस में भागीदारी के लिए 7% में ब्याज दर जो कि जिसमें मतलब सॉफ्ट लोन होगा, जिसमें सरकार आपकी जो कहते हैं गारंटी रख रही है, सरकार खुद गारंटी बन के रह रही है और आपको 7% के हिसाब से आपको ब्याज में पैसा बैंक से मिल जाएगा। किस स्कीम के अंतर्गत? मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम के अंतर्गत, जिसको 8 मार्च को
वर्ल्ड इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में ऑर्गेनाइज कराया गया हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। हरियाणा की जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। यहां पर बात की जाए तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़ और हरियाणा के गवर्नर इस समय पर बंडारू दत्तात्रेय हैं और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर की तो हमने बता ही दिया मनोहर लाल खट्टर जी हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है ये जो स्कीम्स हैं जो अभी इस समय पर महिलाओं के लिए लॉन्च की गई, वो 8 मार्च को देखते हुए लॉन्च की गई हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, बहुत सारी स्कीमें लॉन्च की गई। ये आप देख सकते हैं, यहां पर ये सिक्किम में एक स्कीम लॉन्च की गई है जो कि आमा योजना और बहिनी स्कीम है। इसके अंतर्गत होगा क्या, तो मैं आपको बता दूं, महिलाओं के अंदर जो सेविंग है उसको बढ़ाने के लिए, मतलब सेविंग को बेहतर दिखाने के लिए सिक्किम गवर्नमेंट की एक स्कीम है आमा योजना। आमा योजना के अंतर्गत ये क्या करेंगे, ये जो महिलाएं मतलब कम पैसा कमाती हैं, मतलब कमाती हैं पैसा तो कम पैसा कमाती हैं, तो उनके पास जो बचत नहीं हो रही है उसको प्रमोट करने के लिए साल में 20,000 रुपया उनके खातों में डाल देंगे, जिससे कि उनके अंदर भी ललक हो, इच्छाएं जगें कि हम भी कुछ पैसा डालें जिससे कि हमारा पैसा बढ़े। अब इसमें क्या हो रहा है, ये सारी महिलाओं के लिए नहीं है, ये उन महिलाओं के लिए जो वर्किंग है और दूसरी चीज वो महिलाएं जिनका वोटर आईडी में नाम है, जो सिक्किम में वोटर आईडी में जिनका नाम है उनको ये सुविधा मिली है। यहां पर बात की जाए बहिनी स्कीम की, तो बहिनी स्कीम के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, इसमें जो हमारी बच्चियां हैं 9th क्लास या उससे ऊपर क्लास में पढ़ रही हैं, उनको सैनिटरी पैड्स वगैरह प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे कि उनको उनकी जो महामारी के समय पर जो भी प्रॉब्लम्स है उनको थोड़ा सा दूर किया जा सके। सिक्किम गवर्नमेंट की ये 2 स्कीम है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। सिक्किम की कैपिटल की बात की जाए तो गंगटॉक है। सिक्किम को स्टेट का दर्जा 1975 में मिला था, आपको ध्यान रखना है। और सिक्किम को गवर्नर, इस समय पर सिक्किम के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद और इनके चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग है, जिनके द्वारा इन दोनों स्कीम्स को लॉन्च किया गया 8 मार्च के उपलक्ष्य में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है तेलंगाना से। तेलंगाना ने कैपिटा नेट स्टेट 2022 में, पर कैपिटा नेट स्टेट 2022 में टॉप कर दिया है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र का नंबर आता है, फिर कर्नाटका और तमिलनाडु का नंबर भी यहां पर आता है। ये जो रिपोर्ट है जिसमें तेलंगाना ने टॉप किया है पर कैपिटा नेट स्टेट 2022 में, इसको जारी किसने किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तेलंगाना ने यहां पर टॉप किया है। तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद और इसके गवर्नर है तमिलसाई सुंदरराजन और इसके चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव है, और ये पहले चीफ मिनिस्टर भी हैं तेलंगाना के, आपको याद रखना है। तेलंगाना का फॉर्मेशन 2014 को हुआ था आंध्र प्रदेश से अलग करके, 29वें राज्य के रूप में बना था, 29वें स्टेट के रूप में बना था। खैर, इस समय पर भारत में 28 स्टेट है, मैं इसको ऑन कर देता हूं, 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। आपको ये बात भी याद रखनी है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है राजस्थान गवर्नमेंट ऊंट जो है, कैमल्स है, उनकी ना नंबर्स कम हो रहे हैं। उस कम नंबर की वजह से इन्होंने अपने बजट में कुछ पैसा एलोकेट किया है ऊंट के नाम पर, मतलब कैमल प्रोटेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी के अंतर्गत, कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी के अंतर्गत बजट 2022-2023 में राजस्थान गवर्नमेंट ने, राजस्थान की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने कुछ पैसा एलोकेट किया है इस स्कीम के अंतर्गत, जिससे जो कैमल्स हैं उनके नंबर को बेहतर किया जा सके, मतलब उनके नंबर जो कम हो रहे हैं उनको सुचारू रूप से चलाया जा सके, ऐसा ना हो जाए कि विलुप्त हो जाए। मतलब कोशिश की जा रही है, क्योंकि राजस्थान कहीं ना कहीं ऊंट के नाम पे ही जाना जाता है। तो आपको बता दूं, ये स्कीम तो राजस्थान की आप लिंक करके भी पहचान सकते हैं। लेकिन यहां पर बात की जाए वर्ल्ड कैमल डे 22 जून को सेलिब्रेट होता है, 22 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। यहां पर राजस्थान की बात हुई है तो इसकी कैपिटल जयपुर है और इसके गवर्नर यहां पर आप देख लीजिए कलराज मिश्र है और चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी है। याद रखिएगा, इनका नाम बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं।
आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु से इंफॉर्मेशन ये आई है कि उन्होंने, वो पहला स्टेट ऐसा बन गया है जहां पर स्ट्रीट एनिमल के लिए एम्बुलेंस लॉन्च की गई है। ये यूनिक क्वेश्चन है। यूनिक क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तमिलनाडु पहला स्टेट बना है जो कि स्ट्रीट एनिमल्स के लिए एम्बुलेंस लॉन्च कर चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु जो कि लार्जेस्ट सोलर सिस्टम को भी डेवलप कर चुका, और साथ साथ दूसरा क्वेश्चन स्ट्रीट एनिमल। दो करंट अफेयर मार्च के महीने में तमिलनाडु ने हमको दिए हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर तमिलनाडु की बात हुई है तो तमिलनाडु को कैपिटल का दर्जा चेन्नई के रूप में मिला। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है और चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन है और गवर्नर R.N. रवि जी हैं। आगे बात करें, अब बात होगी रैंक और रिपोर्ट से संबंधित। जो भी तमिलनाडु में तमिलनाडु कह रहा हूं, जो भी भारत में या फिर दुनिया में रैंक जारी हुई है उनकी यहां पर हम चर्चाएं करने वाले हैं। बात करते हैं, सबसे पहली है स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 जारी हुई। एग्जाम में पूछी जाती है, एग्जाम में फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चंस बने हैं। तो यहां पर आंध्र प्रदेश को पहला दर्जा मिला है, पहली रैंक का दर्जा मिला है। किसमें? स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में। याद रखिएगा, दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल, तीसरे पर ओडिशा, चौथे पर गुजरात, फिर महाराष्ट्र और फिर तेलंगाना का नंबर भी आता है। आपको बता दूं, लगातार पिछले साल भी आंध्र प्रदेश ही टॉप पर था और इस साल भी आंध्र प्रदेश टॉप पर है। आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। आगे बात करें तो अगली रिपोर्ट है SDG इंडेक्स 2021। SDG इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक, SDG है क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो कि या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर लीजिए। यहां पर भारत की रैंक 120 रही है, 120 पोजीशन रही है। इसमें भारत का जो परफॉर्मेंस है वो नॉर्मल ही रहा, लेकिन टॉप पर जितने भी हमारे यूरोपियन देश हैं वही रहे। यूरोपियन देश का मतलब फिनलैंड यहां पर टॉप पर है, स्वीडन यहां पर दूसरे नंबर पर है और डेनमार्क यहां पर तीसरे नंबर पर है। आपको ध्यान रखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट अभी जारी हुई जिसमें भारत की रैंक 120 है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें यह बताया गया कि किस देश में बिलियनियर्स की संख्या कितनी है, जिसमें भारत की दुनिया में तीसरी रैंक आई है जिसमें बिलियनियर्स ज्यादा है। 2021 के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें भारत में तीसरे नंबर में बिलियनियर्स की पॉपुलेशन मिली है। पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट जिसमें 748 टोटल बिलियनियर्स हैं और दूसरे पर चाइना, तीसरे पर इंडिया का नंबर यहां पर आता है। यहां पर बात की जाए तो पूरे भारत की अगर बात करें तो बेंगलुरु यहां पर हाईएस्ट बिलियनियर, मतलब हाईएस्ट ग्रोथ हुई है बिलियनियर्स की संख्याओं में। यहां पर बात करें तो दूसरे नंबर पर दिल्ली और तीसरे पर मुंबई का नंबर भी आता है। 2021 के हिसाब से ये रिपोर्ट बनी है, आपको ध्यान रखना है। यहां पर बात की जाए संख्याओं की तो यूनाइटेड स्टेट 748 के साथ पहली पोजीशन पर, चाइना 554 में सेकंड पोजीशन पर और इंडिया की 145 संख्या लेकर 2021 के अकॉर्डिंग तीसरी पोजीशन पर है बिलियनियर्स की संख्याओं में। नाइट फ्रैंक के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई, आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन आएंगे साइंस और टेक्नोलॉजी संबंधित जो भी बने हैं रिसेंटली में करंट अफेयर। तो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अब क्वेश्चन यहां पर बनेंगे, जो कि पहला क्वेश्चन है, परम गंगा एक सुपर कंप्यूटर है जिसको IIT रुड़की में इंस्टॉल किया गया है CDAC के द्वारा। CDAC का मतलब यहां पर है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसके द्वारा परम गंगा को स्टैब्लिश किया गया, मतलब सेटअप किया गया है IIT रुड़की में। पूछा जा सकता है परम गंगा को कहां पर इस समय पर इंस्टॉल किया गया, तो आंसर हो जाएगा IIT रुड़की। IIT की बात की जाए तो भारत के पास इस समय पर 23 IITs हैं। भारत ने इस समय पर टारगेट बनाया है कि दूसरे देशों में भी IIT खोली जाए, तो UAE पहली ऐसी कंट्री बना है जहां पर भारत IIT खोलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो यहां पर IIT वाला क्वेश्चन पढ़ लिया जिसमें परम गंगा वहां पर IIT रुड़की में स्टैब्लिश की जाएगी। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट से इंफॉर्मेशन आई है। माइक्रोसॉफ्ट जिसके ऑलरेडी हमारे भारत देश में ऑलरेडी डेटा सेंटर्स हैं, लेकिन इस समय पर उसने अनाउंस किया है कि हम सबसे बड़ा ऑपरेशन स्टेशन अपना खोलने वाले हैं। कहां पर? भारत के हैदराबाद में। भारत के हैदराबाद में लार्जेस्ट डेटा
सेंटर को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा खोला जाएगा। ये ऑपरेशन कर जाएगा 2025 से। अभी सिर्फ इसको अनाउंस किया गया है इसको सेटअप करने का, लेकिन बहुत जल्दी ये 2025 में इसको सेटअप कर दिया जाएगा। भारत के पास ऑलरेडी 3 है, ये चौथे नंबर का है माइक्रोसॉफ्ट का। 3 कहां पर है? तो पुणे, मुंबई और चेन्नई में ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर अवेलेबल है, लेकिन अब चौथा खोला जाएगा हैदराबाद में, जो कि तीनों के कंपेयर में लार्जेस्ट होगा। मतलब सबसे लार्जेस्ट कौन सा होगा? हैदराबाद का डेटा सेंटर माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट की यहां पर बात हुई है तो माइक्रोसॉफ्ट को फाउंड किया गया था 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा। पॉल एलन इस समय पर दुनिया पर अब नहीं है, मतलब वो स्वर्गवास हो चुके हैं, लेकिन बिल गेट्स इस समय पर दुनिया में है। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो रेडमंड वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। सत्य नडेला भारत से ही बिलोंग करते हैं, जो कि चेयरमैन और सीईओ के पद पर काम कर रहे हैं। ब्रैड स्मिथ जो इस समय पर वाइस चेयरमैन और प्रेसिडेंट के पद पर काम कर रहे हैं। नाम याद रखना है, पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल को आईआईटी कानपुर के द्वारा डेवलप किया गया। इसमें क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे किसान ना थोड़े से कम नॉलेज के साथ, मतलब सिंपल सी बात है, कम नॉलेज उनके पास होती है, लेकिन बहुत सारे किसान थोड़े से मतलब ग्रीडी होते हैं, ज़्यादा चाहते हैं कि ज़्यादा हो जाए। तो कभी कभी वो जो खाद वगैरह या कुछ भी लाते हैं जो छिड़काने के लिए होता है, ज़्यादा डाल देते हैं। ज़्यादा डालने से उनको लगता है ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन होता भी है कभी कभी, लेकिन जब नहीं होता है तो फिर वो सारी फसलों को खराब कर देता है। तो अब आईआईटी और साथ साथ उनको भी, उन किसानों को भी, किसान भाइयों को भी इन्फेक्शन वगैरह स्किन का या फिर फंगस वगैरह उनको होने का डर रहता है। अब बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स का जब यूज किया जाएगा तो यहां पर क्या होगा, जो क्रॉप इन्फेक्शन है वो कम से कम फैलेगा और उन जो किसान भाई हैं उनको भी कम बीमारियां, मतलब जो भी मतलब बगैर नंगे पांव उस खेत में उतर जाना, गीले हो जाने की वजह से वो जो केमिकल है उनसे रिएक्ट कर जाता है उनके पैरों से, वो जो चीज़ है, ये जो पूरी बीमारियां उनकी खुद की, साथ साथ क्रॉप का जो इन्फेक्शन है इसको कम किया जाएगा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल का यूज करके। आईआईटी कानपुर के द्वारा इसको डेवलप किया गया। मैंने आपको बता ही दिया, भारत में टोटल इस समय पर 23 आईआईटी हैं और पहली आईआईटी भारत के बाहर यूएई में बनाई जा रही है। याद रखना है, आईआईटी बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है हमारे लिए। जिस तरीके से एम्स इंपॉर्टेंट संस्था बनी है, जब कोरोना वायरस आया था तो सिंपल सी बात है, एम्स के जो हेड थे वही लीड कर रहे थे यहाँ पर। उसी तरीके से आईआईटी जो है वो भी बहुत बड़ी संस्था है। इनके जो हेड थे, मतलब इनके जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी काफ़ी लीड किया, तरह तरह की मशीनें वगैरह बनाई, मतलब वेंटिलेटर्स बनाए, सस्ते वेंटिलेटर्स बनाए, जहाँ ताकि हर हॉस्पिटल में इसको प्रोवाइड कराया जा सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्था है, याद रखिएगा इसको। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे बुक और ऑथर से होंगे जो इस हफ्ते में, मतलब इस 10 डेज में कह लीजिए, जो बुक रिलीज हुई हैं उनकी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहली बुक है यहाँ पर अभिनव चंद्रचूड़ की। अभिनव चंद्रचूड़ ने सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स को लिखा है। याद रखिएगा, इस बुक को पूछा जा सकता है। रत्नाकर सेट्टी जी की ऑटोबायोग्राफी है, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई। मतलब इन्होंने बोर्ड्स पे किसी पद के रूप में काम किया होगा और शरद पवार जी ने इस बुक को लॉन्च किया। इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ये उस समय काल को बता रहे हैं जब ये बीसीसीआई में काम करते थे। बात करें अगली तो उषा उथप जी की एक बुक है, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। इनकी बायोग्राफी है, पूछा जा सकता है। अमितावा कुमार जी की बुक है द ब्लू बुक। इस बुक को याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये बुक इस पूरे महीने की सबसे इंपॉर्टेंट बुक में से एक होगी। कौन सी? दीपम चटर्जी जी द्वारा एक बुक लिखी गई, द मिलेनियल योगी। अब ये आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश में हाल ही में चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के द्वारा बेहतरीन जीत दर्ज की गई। योगी जी ने इतिहास भी रचा है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। द मिलेनियल योगी, इस बुक को दीपम चटर्जी के द्वारा लिखा गया। आगे बात करें तो अगली बुक है अनूप जलोटा जी के द्वारा रिलीज की गई। मैं इसको हटा देता हूं, आप देख लीजिएगा। अनूप जलोटा जी के द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया, उड़ान एक मजदूर बच्चे की। इस बुक को मिथिलेश तिवारी जी के द्वारा लिखा गया है, पूछा जा सकता है। एमके स्टालिन जी ने एक ऑटोबायोग्राफी, अपनी ऑटोबायोग्राफी रिलीज की है,
द उंगालिल उरुवन, ये पहला संस्करण है इनका, आगे और बुकें भी रिलीज करेंगे। तमिलनाडु इस समय पर बहुत ज़्यादा करंट अफेयर के लिए चर्चित रहा, याद रखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ मित्रों को शेयर करके रिकमेंड भी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। लाइक वीडियो कर दीजिएगा। धन्यवाद।